Yes, class. Now listen, please. अब बीच में डिस्कशंस मत करना. देखो काफी स्टूडेंट्स का ना ये डाउट रहता है, सर अब जो ये हॉलीडेज है ना मैथ्स के पेपर से पहले, हम लोग इन हॉलीडेज को कैसे यूटिलाइज करें, वे ऑफ स्टडी क्या होना चाहिए सो दैट मैथ्स बोर्ड से पहले हमारी जो तैयारी है वो पूरी 100% हो जाए एंड इनफैक्ट स्कोर भी परफेक्ट आ जाए. नाउ लिसन, अब आप मेरे को ये बताओ आपका सबसे पहला चैप्टर है कौन सा? टर्म 2 में जो बुक 2 का फर्स्ट चैप्टर है वो कौन सा है बताओ? इंटीग्रेशन. तो सबसे पहले आप स्टार्ट करोगे इनडेफिनेट इंटीग्रेशन से. अब ये तैयार कैसे करना है, काफी बच्चों को कंफ्यूजन रहती है. सर क्या हम एनसीईआरटी का एक एक क्वेश्चन सॉल्व करना शुरू कर दें? क्या हम लोग एग्जाम्पलर का एक एक क्वेश्चन सॉल्व करना शुरू कर दें? क्या हम लोग होम असाइनमेंट जो प्रोवाइडेड है उसके सारे क्वेश्चन सॉल्व करें? समझ नहीं आता कैसे मैनेज करें. या हम कोई रेफरेंस बुक लेके सारी टाइप्स कवर कर दें? नो. अगर आपको इनडेफिनेट इंटीग्रेशन पूरी प्रॉपरली प्रिपेयर करनी है तो आप एक काम करो, सबसे पहले आप उठाओ एनसीईआरटी. ना एनसीईआरटी से भी पहले इनडेफिनेट इंटीग्रेशन में करना क्या है, ये सबसे बड़ा कंफ्यूजन मतलब जो पॉइंट है. क्वेश्चन आ जाता है पता ही नहीं चलता, प्रैक्टिस तो कर ली सर फिर भी नहीं हैंडल हो रहा क्वेश्चन. तो आप करोगे क्या? इनडेफिनेट इंटीग्रेशन करने के लिए रजिस्टर ओपन करो, गिवन एनी क्वेश्चन ऑन इनडेफिनेट इंटीग्रेशन. आप कॉन्सेप्ट्स रिवाइज करो. सबसे पहले कोई बुक ओपन नहीं करनी, कोई रजिस्टर जहां नोट्स बनाए कुछ भी रीड नहीं करना. आप सबसे पहले ये देखो इनडेफिनेट का क्वेश्चन मेथड्स क्या क्या है आपके पास. पहला मेथड, किसी भी क्वेश्चन को आप हैंडल कर सकते हो यूजिंग सब्स्टिट्यूशन. बिल्कुल सही बात है, बट उसमें भी डिसीजन मेकिंग आती है. अब सब्स्टिट्यूट करना तो है, किस क्वांटिटी को सब्स्टिट्यूट कर रहे हैं जिससे आपका क्वेश्चन हो जाए. इज इट क्लियर? डिस्कशंस नहीं, फिर जो मैं समझा रहा हूं फायदा क्या हुआ उसका? हाँ जी. देन सेकंड मेथड, अगर सब्स्टिट्यूशन से क्वेश्चन हैंडल नहीं होता तो आप क्वेश्चन को फिर कैसे हैंडल करोगे? बिल्कुल सही बात है. अगर आपको नजर आ जाए प्रोडक्ट ऑफ टू क्वांटिटीज है, प्रोडक्ट ऑफ टू फंक्शंस है, तो आप उसकी इंटीग्रेशन कर सकते हो यूजिंग द मेथड इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स. अब सिर्फ इतना ही सोच के छोड़ मत देना, इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स की भी फर्दर टाइप्स हैं. कुछ क्वेश्चंस में आप एक ही बार बाय पार्ट्स लगाते हो, आपका क्वेश्चन सॉल्व हो जाएगा. बट देयर आर क्वेश्चंस जिसमें आप बाय पार्ट्स लगाते ही रह जाओगे, बट आपका क्वेश्चन सॉल्व नहीं होने वाला. क्यों? ब्लाइंडली काम करोगे, बाय पार्ट्स लगाते रहोगे लगाते रहोगे लगाते रहोगे लगाते रहोगे तो चलता ही रहेगा, कभी खत्म ही नहीं होएगा. फिर ऐसे क्वेश्चंस में क्या करते हैं, थोड़ा सा फोकस्ड रह के क्वेश्चन अटेम्प्ट करोगे. क्यों? फॉर एग्जांपल छोटी सी एग्जांपल दे देता हूं, लाइक e रेज़ टू पावर x इनटू sin x. आप इसको इंटीग्रेट करो. क्लियर? इंटीग्रल जो सेकंड वाला बनेगा उसमें आपके पास फिर आ जाएगा e रेज़ टू पावर x इनटू cos x. उसमें फिर से क्या लगाना पड़ेगा आपको? बाय पार्ट्स. बाय पार्ट्स लगाओगे तो फिर से सेकंड वाले इंटीग्रल में आपके पास बन जाएगा e रेज़ टू पावर x इनटू sin x. फिर बाय पार्ट्स लगाओगे? नहीं, ये वही फंक्शन है जिसकी इंटीग्रेशन आपको करनी थी. इज इट क्लियर? तो ऐसे क्वेश्चन जिसमें बाय पार्ट्स बार बार लगता जाए तो ध्यान रखना उसमें आपके पास सेम फंक्शन बीच में जनरेट हो जाएगा. इज इट क्लियर? तो यहां भी टाइप्स हैं, तो आपको ये सारा सोच के चलना है किस किस टाइप के क्वेश्चंस आते हैं बाय पार्ट्स में भी. एंड देन अगर बाय पार्ट्स से भी हैंडल नहीं हुआ तो नेक्स्ट मेथड इज एब्सोल्युटली करेक्ट. और पार्शियल फ्रैक्शन आप किस केस में लगाते हो बताओ? बिल्कुल सही बात है, जब फंक्शन कैसा हो? रैशनल फंक्शन. और इनफैक्ट रैशनल फंक्शन में अब यहां भी मत भूलना पार्शियल फ्रैक्शन की टाइप्स भी होती हैं.
बट पार्शियल फ्रैक्शन लगाने के लिए एक कंडीशन थी, छोटी सी कंडीशन, वो क्या थी? डिग्री ऑफ न्यूमिनेटर मस्ट बी लेस देन डिग्री ऑफ डिनोमिनेटर। यहां भी बच्चे एरर करते हैं। क्लियर? तो अगर न्यूमिनेटर डिनोमिनेटर की डिग्री सेम है तो आप क्या करोगे? ऑफ कोर्स लॉन्ग डिवीजन से न्यूमिनेटर की डिग्री क्या करोगे? छोटी बनाओगे एज कंपेयर टू द डिग्री ऑफ डिनोमिनेटर। तो ये सारे कॉन्सेप्ट्स रिवाइज करने के बाद आप क्या करोगे? एनसीईआरटी में से कितनी एक्सरसाइजेज हैं? 11 है ना? बीच में से एक तो कौन सी थी? हाँ, 8th एक्सरसाइज, वो तो आपके सिलेबस का पार्ट ही नहीं है। क्लियर? और उनमें से भी एक एक्सरसाइज किसकी है? डेफिनेट इंटीग्रेशन की। तो मैं सिर्फ बात कर रहा हूं इनडेफिनेट इंटीग्रेशन की। तो आप क्या करो, हर एक्सरसाइज में से 5 5 5 5 5 क्वेश्चंस का सेट बना लो। क्लियर? बट ये जो 5 क्वेश्चंस आप सेलेक्ट करोगे ना, ये कैसे होने चाहिए? ये नहीं है फर्स्ट 5 ही टिक कर लिए। आपको अच्छे से मिक्स क्वेश्चंस 5 उठाने हैं रैंडमली। इज इट क्लियर? हर एक्सरसाइज में से 5 5 5 5 क्वेश्चंस जब आप उठाओगे रैंडमली मिक्स क्वेश्चंस की, आपके पास ऑटोमेटिकली एक वर्कशीट टाइप क्रिएट हो गई। तो आप ये सारे क्वेश्चंस अटेम्प्ट करोगे। इज इट क्लियर? अब क्वेश्चन अराइजेस, ऐसा क्यों बताया सर ने? क्योंकि आपकी आदत होती है आप ना टाइप वाइज चलते हो, ये टाइप रिवाइज हो गई, फिर अगली टाइप पे आ जाओ, अगली टाइप पे आ जाओ। पेपर में ऐसा तो होएगा ही नहीं ना। पेपर में तो आपको किसी भी टाइप का क्वेश्चन आ जाएगा रैंडमली। तो इंडेफिनिट इंटीग्रेशन आपकी तभी तैयार होगी जब आप मिक्स क्वेश्चंस की प्रैक्टिस करोगे। क्लियर? इनडेफिनिट इंटीग्रेशन आपको इस ढंग से तैयार करनी है। एंड व्हेन एनसीईआरटी एग्जॉस्ट हो गई उसके बाद आप लोग इनडेफिनिट इंटीग्रेशन का सेम पैटर्न फॉलो करोगे एग्जाम्पलर प्रॉब्लम्स में से एंड पास्ट ईयर बोर्ड पेपर्स। सेम पैटर्न आप यहां से भी फॉलो करोगे। जब आपके पास ये एनसीईआरटी एग्जाम्पलर प्रॉब्लम्स पास्ट ईयर बोर्ड पेपर्स ये सब एग्जॉस्ट हो जाए तब आप कह सकते हो आपकी इंडेफिनिट इंटीग्रेशन 100% तैयार हो गई। इज इट क्लियर? फिर ऐसे ही आप चलो, नेक्स्ट कौन सा पार्ट आया? डेफिनेट इंटीग्रेशन। अब यहां भी ध्यान रखना, यहां फिर वो स्टेप्स भूल जाते हैं। हाँ, सर ने बोला था मिक्स क्वेश्चंस एनसीईआरटी में से मार्क करे 5 और फिर इधर अब अकेली एनसीईआरटी मत करना। यहां आपको तीनों मिक्स इकट्ठे लेके चलने हैं, एनसीईआरटी, एग्जाम्पलर प्रॉब्लम्स एंड पास्ट ईयर बोर्ड पेपर्स। अब इन तीनों को इकट्ठे लेके चलेंगे। तो यहां से आप मिक्स क्वेश्चंस की वर्कशीट बनाओ खुद, अगेन 5 5 5 5 क्वेश्चंस की, और डेफिनेट इंटीग्रेशन कवर करोगे। बट ये काम करने से पहले फिर से आपको क्या करना था? डेफिनेट इंटीग्रेशन के क्वेश्चन सॉल्व करने से पहले यू हैव टू रिवाइज द कॉन्सेप्ट्स। अब कॉन्सेप्ट्स उसमें क्या आएंगे? प्रॉपर्टीज आएंगी। डेफिनेट इंटीग्रेशन का क्वेश्चन जैसे ही आया आपके माइंड में क्या स्ट्राइक करेगा बताओ? सीधी इंटीग्रेशन हो जाए तो इंटीग्रेट करो और लिमिट्स पुट करो, यू विल गेट द आंसर। बट हाँ, अगर इंटीग्रेशन ना हो यू कैन मेक यूज ऑफ प्रॉपर्टीज। तो आपको वो सारी प्रॉपर्टीज भी रिवाइज करनी है। कौन सी टाइप की प्रॉपर्टीज थी? इज इट क्लियर? वो रिवाइज करोगे उसके बाद आप ये पार्ट पे आओगे। एंड जब ये तीनों एग्जॉस्ट हो जाए फिर उसके बाद आप कह सकते हो आपकी डेफिनेट इंटीग्रेशन ढंग से तैयार हो गई। फिर इसके बाद नेक्स्ट चैप्टर कौन सा था बताओ? एरिया अंडर द कर्व, एप्लीकेशन ऑफ इंटेग्रल्स। क्लियर? यहां पे भी आप क्या करोगे? कॉन्सेप्ट, इसमें कॉन्सेप्ट रिवाइज करने वाला क्या काम है?
हाँ बिल्कुल, इसमें कॉन्सेप्ट ये रिवाइज करना है भाई। पैराबोला अगर आ गया y इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर, मैं आज के क्वेश्चन पेपर में भी चेक कर रहा था, क्वेश्चन अटेम्प्ट कर रहे थे y इक्वल टू एक्स स्क्वायर, ग्राफ ही गलत बनाया हुआ है। हाँ खुश हो रहे हैं। y इक्वल टू एक्स स्क्वायर इज अ पैराबोला ओपनिंग अपवर्ड्स, बनाया राइटवर्ड्स। मैं नोट कर रहा था, यही गड़बड़ होती है पेपर में। ओहो सर आता हुआ क्वेश्चन गलत हो गया। ये कॉन्सेप्ट आपको रिवाइज करने हैं। हाउ टू ड्रॉ दी ग्राफ्स, सर्कल की इक्वेशन आ गई, आपको पता होना चाहिए बनाएंगे कैसे। पैराबोला की इक्वेशन आ गई, आपको पता होना चाहिए बनाएंगे कैसे। तो ये आपको सारा रिवाइज करना है। इज दैट क्लियर? हाँ जी। अब जब कॉन्सेप्ट्स रिवाइज हो गए तो यहां भी आपको एनसीईआरटी, अगेन एग्जाम्पलर प्रॉब्लम्स एंड पास्ट ईयर बोर्ड पेपर्स, ये तीनों इकट्ठे लेके चलने हैं। ये नहीं पहले एनसीईआरटी एग्जॉस्ट करी, फिर एग्जाम्पलर एग्जॉस्ट करी, फिर पास्ट ईयर एग्जॉस्ट करी, नहीं, इकट्ठे ही इन सब में से भी 5-5 क्वेश्चंस की वर्कशीट बनाओ खुद की और उनको सॉल्व करते जाओ। इज इट क्लियर? बट एक चीज का ध्यान रखना, पार्शियल मत होना खुद के साथ। फिर वही बात, काफी बच्चे मैं पहले 5 कर लेता हूं, फिर अगली बार अगले 5 कर लूंगा, तो ऐसे ऐसे मैं सारा एग्जॉस्ट कर दूंगा। सारा एग्जॉस्ट करने की जरूरत कहां है? क्लियर? देन कम्स डिफरेंशियल इक्वेशंस। मेरे को एक बात बताओ, डिफरेंशियल इक्वेशंस में कॉन्सेप्ट्स कौन से हैं? हाँ, वेरिएबल चेंज, मतलब सबसे पहला कॉन्सेप्ट आता है डिग्री एंड ऑर्डर ऑफ द डिफरेंशियल इक्वेशन। छोटा सा कॉन्सेप्ट है और इस पे क्वेश्चन रहेगा भी। क्लियर? छोड़ मत देना इस कॉन्सेप्ट को। फिर नेक्स्ट उसके बाद क्या आता है बताओ? हाउ टू सॉल्व द गिवन डिफरेंशियल इक्वेशंस। मेथड क्या क्या है? नंबर 1 वेरिएबल सेपरेशन, मेथड नंबर 2 होमोजीनियस डिफरेंशियल इक्वेशन बन जाए, मेथड नंबर 3 लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन। अब सोच के छोड़ मत देना लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन। लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन में आपको पता होना चाहिए कौन सी स्टैंडर्ड टाइप है बताओ? dy by dx plus py equals to q, where p and q they both are functions in terms of x or constants. Is that clear? फिर इतना ही सोच के मत छोड़ देना। हाँ, अगर लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन बनी तो इसको कैसे सॉल्व करते थे? फर्स्ट ऑफ ऑल यू विल राइट द गिवन डिफरेंशियल इक्वेशन इन द स्टैंडर्ड फॉर्म, कंपेयर करो, p निकालो, p निकालने से क्या होएगा? इंटीग्रेटिंग फैक्टर आएगा, और इंटीग्रेटिंग फैक्टर आया तो मल्टीप्लाई योर स्टैंडर्ड इक्वेशन, स्टैंडर्ड फॉर्म विद द इंटीग्रेटिंग फैक्टर, और वहां से आपकी डिफरेंशियल इक्वेशन सॉल्व होगी। इज इट क्लियर? देखो मेरे पास भी कोई बुक नहीं है, कोई पेपर नहीं है, कहीं से रीड नहीं कर रहा। ये इस वे में आपको कॉन्सेप्ट सारे रिवाइज करने हैं। एंड देन अगेन एनसीईआरटी, एग्जाम्पलर एंड पास्ट ईयर बोर्ड पेपर्स इकट्ठे एक साथ लेके प्रैक्टिस करोगे, सोना मत बीच में प्लीज। क्लियर? हाँ जी। इसके बाद नेक्स्ट चैप्टर कौन सा है बताओ? बिल्कुल सही बात है, वेक्टर्स। एग्जैक्टली ऑन द सेम लाइंस, यहां भी आप कॉन्सेप्ट रिवाइज करोगे, फिर एनसीईआरटी, एग्जाम्पलर एंड पास्ट ईयर बोर्ड पेपर्स, यहां से फिर मिक्स क्वेश्चंस की प्रैक्टिस बनाओ, वर्कशीट बनाओगे 5 क्वेश्चंस। क्लियर? और फिर उनकी प्रैक्टिस करते जाओ। नेक्स्ट इसके बाद है 3 डायमेंशनल ज्योमेट्री, प्रोबेबिलिटी, बीच में से चैप्टर ही उड़ा दिया। हाँ जी। अब आपने एक चीज ऑब्जर्व करी, ये सारा मैं आपको सीरियल ऑर्डर में ही बता रहा हूं। आप में से काफी स्टूडेंट तो सर पहले ये कर लिया, फिर वो चैप्टर कर ले, फिर वो चैप्टर कर ले, नहीं, सारे आपस में लिंक्ड हैं। क्लियर? तो इसीलिए सीरियल ऑर्डर में ही बता रहा हूं। अगेन यहां भी आप कॉन्सेप्ट्स रिवाइज करोगे, बहुत छोटे छोटे से कॉन्सेप्ट्स है। सबसे पहले आती है लाइंस। लाइंस में क्या चीज मैटर करती है? क्या मैटर करता है? हाउ टू राइट इक्वेशन ऑफ लाइन? यू नीड 1 पॉइंट एंड लाइन के पैरेलल वेक्टर। इज इट क्लियर? तो ये इस वे में आपको फिर सारे कॉन्सेप्ट्स रिवाइज करने हैं। रिवाइज करो और फिर से एनसीईआरटी, एग्जाम्पलर एंड पास्ट ईयर बोर्ड पेपर्स एग्जॉस्ट करो। क्लियर?
और फाइनली आपके पास कौन सा चैप्टर आया बताओ? प्रोबेबिलिटी। अब यहां पे आप लोग क्या करोगे? यहां पे आप लोग कॉन्सेप्ट रिवाइज करोगे। प्रोबेबिलिटी में समझ नहीं आता सर कॉन्सेप्ट कैसे रिवाइज करें। प्रोबेबिलिटी में कॉन्सेप्ट क्या है? कंडीशनल प्रोबेबिलिटी पे क्वेश्चंस आते हैं, बिल्कुल सही बात है। प्रोबेबिलिटी ऑफ ए गिवन बी, दैट इज प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी अपॉन प्रोबेबिलिटी ऑफ बी। फिर आ गया आपके पास, अगर आपको इंटरसेक्शन की प्रोबेबिलिटी निकालनी है, फॉर एग्जांपल प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी अगर आपको फाइंड करनी है, कैसे फाइंड करोगे? इधर यू विल यूज मल्टीप्लीकेशन रूल, और आप ये चेक करोगे वेदर ए एंड बी जो दो इवेंट्स है वो इंडिपेंडेंट है या नहीं। दो कॉन्सेप्ट आते हैं ध्यान से, या तो मल्टीप्लीकेशन रूल या फिर आपको पता चल जाए ए एंड बी इंडिपेंडेंट है। अगर इंडिपेंडेंट है तो ए प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी किसके बराबर? प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटू प्रोबेबिलिटी ऑफ बी। ऐसे रिवाइज करने हैं, पता हो आपको। क्लियर? एंड देन कम्स लॉ ऑफ टोटल प्रोबेबिलिटी, देन बेस थ्योरम। बिल्कुल सही बात है। बट हाँ, इसमें आप रिवाइज कैसे करोगे? इसमें आप तीनों इकट्ठे नहीं लेके चलोगे। इसमें आप पहले क्या कहां से रिवाइज करोगे? एनसीईआरटी से। वंस एनसीईआरटी में से आपने मिक्स क्वेश्चंस की प्रैक्टिस करी, फिर उसके बाद आप जाओ नेक्स्ट एग्जाम्पलर पे एंड पास्ट ईयर बोर्ड पेपर्स पे। क्लियर? तो ध्यान से, इंडेफिनिट इंटीग्रेशन एंड प्रोबेबिलिटी, मैंने पैटर्न सिर्फ इन्हीं में डिफरेंट रखा, बाकी सब में सेम है। क्लियर? और ये सारी प्रेपरेशन आपकी कैलकुलेटेड टाइम में हो जाएगी, दैट इज एंड होनी चाहिए 4 जून को। 4 जून को डे क्या है? कितना सोचते हैं? 7 को तो पेपर है, 7 को तो ट्यूसडे है। अगर 7 को ट्यूसडे है तो 4 को क्या है? फिर 3 दिन पीछे चले जाओ ना, सैटरडे। सोच रहे हैं हाँ क्या था, लग रहा है एग्जॉस्ट हो गए पेपर देके। हाँ जी, तो 4 जून को आपका ये सारा कोर्स अच्छे ढंग से रिवाइज हो जाना चाहिए। कैसे होगा? लिख लो, ये भी कैलकुलेटेड है। अगर आप इसी वे में ही प्रोसीड करना चाहते हो तो 29 मतलब आज का दिन, 30th एंड 31st में, ये 3 दिन आपके लगेंगे इंडेफिनिट एंड डेफिनिट इंटीग्रेशन को प्रिपेयर करने में। क्लियर? एंड देन देखो, मैंने सारा आप लोगों के लिए कैलकुलेट करा हुआ है। एक दिन लगेगा आपका एरियाज एंड डिफरेंशियल इक्वेशन पूरा रिवाइज करने में, दैट इज 1 जून। क्लियर? फिर आती है 2nd एंड 3rd, ये 2 दिन रखे हैं वेक्टर एंड 3D रिवाइज करने में। क्यों? वेक्टर तो रिवाइज हो जाएगा, 3D पूरी नहीं होगी एक दिन के अंदर अंदर, तो इसलिए वेक्टर एंड 3D को मैंने 2 दिन रखे हुए हैं, 2nd एंड 3rd जून। क्लियर? और जो एक दिन बच गया 4th जून का, उसमें आप क्या रिवाइज करोगे बताओ? प्रोबेबिलिटी। पूरा एक दिन प्रोबेबिलिटी पे दे दिया। क्यों? काफी बच्चों को दिक्कत रहती है, बेस थ्योरम के क्वेश्चंस नहीं होते, लॉ ऑफ टोटल प्रोबेबिलिटी के क्वेश्चंस नहीं होते उनसे। इट क्लियर? हाँ जी, देखो अगर आप हैंड की सपोर्ट लोगे या वॉल की सपोर्ट लोगे तो आप डेफिनेटली सो जाओगे, या आप टेढ़े होगे बैठोगे तो भी आप सो जाओगे। कीप योर बैकबोन स्ट्रेट। अभी तो पेपर की डिस्कशन भी आपने अटेंड करनी है। हाँ जी, अब इसके बाद नेक्स्ट, ये तो मैंने आपको पूरा प्लान बता दिया जो मैंने आपके लिए बनाया था। फॉलो करोगे तो बेटर आउटपुट आपको मिल जाएगी। क्लियर? हाँ जी, आज जो प्री बोर्ड हुआ उसका नंबर क्या था? हाँ 5th है ना। फिर उसके बाद आप प्रेपरेशन अगर इस वे में करोगे, 4 जून को आपको पूरा सिलेबस रिवाइज हो जाना चाहिए। तो मैं कैसे विश्वास कर लूं कि आपका पूरा कोर्स जो है वो ढंग से रिवाइज हो गया? तो टेस्टिंग तो होनी चाहिए। तो 5th जून को आपका फिर से क्या होगा? प्री बोर्ड 6 होगा। एंड एक चीज का ध्यान रखना, प्री बोर्ड 6 में आपकी जो आउटपुट है वो 100% के आसपास ही होनी चाहिए। क्लियर? फाइनल टेस्टिंग, हाँ, प्री बोर्ड 6 की जो टाइमिंग होगी दैट इज 10 AM। लिख लो, टाइमिंग इज 10 AM। बट ये पेपर होगा ऑनलाइन। हैरान होते हैं,
सर प्रैक्टिस तो होनी चाहिए, ऑफलाइन होनी चाहिए, एटमोस्फेयर क्रिएट होता है, बिल्कुल ठीक बात है आपकी, बट वी डोंट वांट टू टेक एनी काइंड ऑफ रिस्क। बोर्ड के पेपर से जस्ट एक दिन पहले हम आपको यहां बुला लें या 2 दिन पहले हम आपको यहां बुला लें और कुछ ना कुछ गड़बड़ हो जाए, आपकी तबीयत खराब हो जाए, ऐसा हो ना, बट पॉसिबिलिटी तो है ना। तो ऐसा कुछ हम लोग नहीं चाहते, इसीलिए आपका प्री बोर्ड 6 जो होगा वो ऑनलाइन होगा एंड इमीडिएटली आफ्टर द एग्जाम प्री बोर्ड 6 आपकी डिस्कशन भी हो जाएगी जैसे आज हो रही है। क्लियर? यार हाँ या ना कुछ तो बोलो, तो एनर्जी लेवल ही 0 करके बैठ जाते तुम लोग। प्लीज हाँ जी, अब आ जाओ क्वेश्चन नंबर 1 पे। देखो क्वेश्चन नंबर 1 में कहता है एक्स एंड वाई आर 2 पॉइंट्स विद पोजीशन वेक्टर्स विच आर गिवन रिस्पेक्टिवली, राइट द पोजीशन वेक्टर ऑफ अ पॉइंट z which divides the line segment xy in the ratio 2:1 externally। अब देखो जैसे ही क्वेश्चन रीड करते हो ना, इमीडिएटली उसको सॉल्व करना कभी भी मत शुरू करना। इंटरनली होता मान जाता, बहुत इजी, सेक्शन फॉर्मूला लगाते सीधा सीधा आंसर आता, बट एक्सटर्नल वाले में होती है दिक्कत। एक्स पॉइंट वाई पॉइंट ये दिए हुए थे, इनके पोजीशन वेक्टर्स गिवन है आपको, दे आर 3a वेक्टर प्लस एंड वाई पॉइंट का पोजीशन वेक्टर है a वेक्टर माइनस 3b वेक्टर। अब कहता पॉइंट z है जो एक्सटर्नली डिवाइड कर रहा है एक्स वाई को इन द रेशियो 2:1। तो पहला स्टेप जो सोचने वाला है, एक्स पॉइंट सॉरी जेड पॉइंट होगा कहां पे, एक्स के इधर लेफ्ट पे या वाई के राइट पे, वाई के राइट पे। क्यों? बिकॉज जेड पॉइंट जो है एक्स वाई को 2:1 में डिवाइड कर रहा है, तो एक्स से डिस्टेंस ज्यादा है। क्लियर? तो जो जेड पॉइंट होगा वो लाई करेगा यहां कहां, यहां पे कहीं। क्लियर? अब जो रेशियो आपको दी हुई है ना, वो रेशियो एक्चुअल में है क्या, ये ही इंपॉर्टेंट पॉइंट्स है जो मैं अभी आपको एक्सप्लेन कर रहा हूं। एक्चुअल में रेशियो क्या बनी बताओ? Z point is dividing this line segment externally in the ratio 2:1 means ZX ratio YZ किसके बराबर? 2:1। अब मेरे को ना हमेशा एक्सटर्नल वाले में रहती है प्रॉब्लम। एरर अवॉइड करने के लिए मैं क्या करता हूं, जब भी रेशियो आती है ना, मैं तो मान लेता हूं लेट द रेशियो बी मल्टीपल ऑफ एक्स, तो इसका मतलब ये वाला टोटल डिस्टेंस कितना हुआ? 2x। क्लियर? तो ये कितना डिस्टेंस है बताओ अब? x। मानते हो? तो मैं लिख भी लेता हूं, डिस्टेंस zx इक्वल्स टू 2x एंड डिस्टेंस yz इक्वल्स टू x। अगर ये टोटल 2z है, ये x है, तो आप xy डिस्टेंस बता सकते हो। xy डिस्टेंस विल बी इक्वल टू टोटल डिस्टेंस माइनस दिस, दैट इज x। तो इसका मतलब क्या हुआ? अगर ये डिस्टेंस भी x यूनिट है, ये भी x है, ये भी x है, तो y कैसा है बताओ? मिड पॉइंट ऑफ x एंड z। और मिड पॉइंट फॉर्मूला मैं बहुत इजीली अप्लाई कर सकता हूं। तो मेरे को इसका पोजीशन वेक्टर फाइंड करना है, तो मैं एक स्टेटमेंट लिखूंगा, लेट पोजीशन वेक्टर ऑफ पॉइंट z बी आर वेक्टर। बस मिड पॉइंट फॉर्मूला लगा दो। मिड पॉइंट फॉर्मूला, अकॉर्डिंग टू मिड पॉइंट फॉर्मूला बताना सिचुएशन क्या बनेगी? पोजीशन वेक्टर ऑफ x प्लस पोजीशन वेक्टर ऑफ z बाय विल बी इक्वल टू पोजीशन वेक्टर ऑफ y। जैसे ही सिंप्लीफाई करोगे यू विल गेट द वैल्यू ऑफ वेक्टर r। क्लियर?
अब आ जाओ सेकंड क्वेश्चन पे। हाँ, रेशियो नेगेटिव लेके भी कर सकते हो। क्लियर? Second question is find the value of lambda such that given line is perpendicular to the plane। अब अगेन आपको क्वेश्चन बड़े ध्यान से अटेम्प्ट करना है। कहां एरर होती है वो मैं आपको एक्सप्लेन करूंगा, बट आपको लाइन की इक्वेशन गिवन है। अगर लाइन की इक्वेशन गिवन है तो सबसे पहला स्टेप रहेगा यू हैव टू राइट इक्वेशन ऑफ लाइन इन स्टैंडर्ड फॉर्म। स्टैंडर्ड फॉर्म में लिखने का मतलब x का कोएफिशिएंट +1 होना चाहिए, सिमिलरली आगे y का कोएफिशिएंट +1 होना चाहिए। तो +1 बनाने के लिए डिवाइड न्यूमरेटर बाय 2 एंड डिनोमिनेटर बाय 2, तो यू विल गेट लैम्डा इक्वल्स टू z माइनस, बीच में होना चाहिए नेगेटिव साइन, z माइनस -3/-6। तो ध्यान रखना स्टैंडर्ड फॉर्म में लिखने के लिए x y z के कोएफिशिएंट्स क्या हो, +1, बीच में साइन कैसा हो, नेगेटिव। क्लियर? जब लाइन की इक्वेशन स्टैंडर्ड फॉर्म में आ गई तो आपको यहां से क्या क्या पता चल गया बताओ? पॉइंट ऑन द लाइन दैट इज 2, 1/2, -3। और क्या पता चल गया बताओ? डायरेक्शन रेशियोज ऑफ लाइन, एंड दे आर 9 रेशियो, लैम्डा रेशियो -6। क्लियर? चलिए जी, अब प्लेन की इक्वेशन आपको गिवन है दैट इज 3x - y - 2z = 7। अब आप मेरे को ये बताओ प्लेन की इक्वेशन से आपको क्या क्या इंफॉर्मेशन मिलती है, बोलो? डायरेक्शन रेशियोज किसकी? नॉर्मल टू द प्लेन। तो डायरेक्शन रेशियोज ऑफ नॉर्मल टू द प्लेन क्या है बताओ? जो एक्स वाई जेड के कोएफिशिएंट्स है, 3 रेशो, -1 रेशो, -2। अब क्वेश्चन ध्यान से, आपको लैम्डा की वैल्यू निकालनी है फॉर विच लाइन इज परपेंडिकुलर टू दी। तो परपेंडिकुलरिटी की कंडीशन बच्चों के माइंड में होती है a1 a2 + b1 b2 + c1 c2 = 0, या फिर कहते हैं डॉट प्रोडक्ट 0। बट हमेशा क्वेश्चन को एनालाइज करके प्रोसीड करो। प्लेन के परपेंडिकुलर नॉर्मल लाइन, एंड जो गिवन लाइन है वो भी प्लेन के क्या है बताओ? परपेंडिकुलर। तो ये लाइन और ये जो प्लेन के नॉर्मल है दोनों आपस में कैसी हुई? पैरेलल हुई। तो कंडीशन ऑफ पैरेलल आपको लगानी है, और पैरेलल की कंडीशन क्या होती है बताओ? a1/a2 मस्ट बी इक्वल्स टू b1/b2 मस्ट बी इक्वल्स टू c1/c2। अब यहां से आप इक्वेट कर लो, यू विल गेट द वैल्यू ऑफ लैम्डा। देखो एक चीज का ध्यान रखना, आप सब कुछ मैच करते जाओ और जो स्टेप्स बोल रहा हूं वो देखते जाओ आपने लिखे हैं या नहीं। और अगर आपका क्वेश्चन प्रॉपर पूरा बिल्कुल ठीक है तो इन दोनों क्वेश्चंस के साथ आप टिक मार के नंबर दे दो 2-2। मतलब आप खुद ही टीचर बन गए, पेपर चेक कर रहे हो। हाँ जी, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 3। इफ प्रोबेबिलिटी ऑफ नॉट ए is 0.7, probability of B 0.7, probability of B given A 0.5, then you have to find probability of A given B। ये ऑनलाइन वाले जितने भी स्टूडेंट्स हैं ऑलमोस्ट सबके कैमरास ऑफ हैं, ऑन करके रखो, मेरे को भी तो पता चले कौन कौन अटेंड कर रहा है और कौन कौन सो रहा है बैच में। क्या सबको मेरी वॉइस सुनाई दे रही है? आर्यन वर्मा, यस सर। अक्षत गोयल, he is not attending the class। कैमरास ऑन करके रखो। दक्ष सिंगला,
विधु, यस सर। कैमरास ऑन करके रखो प्लीज। उदिति गुप्ता, यस सर। हाँ जी। तो अब अगर आप इस क्वेश्चन में प्रोसीड करना चाहते हो तो सबसे पहला स्टेप, अब ये देखो आपका टारगेट है क्या। प्रोबेबिलिटी ऑफ ए गिवन बी किसके बराबर है बताओ? प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी बाय प्रोबेबिलिटी ऑफ बी। तो यू नीड प्रोबेबिलिटी ऑफ बी विच इज गिवन 0.7 एंड प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी अगर मिल जाए तो आपका क्वेश्चन खत्म। प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी कहां से मिलेगी बताओ? बिल्कुल, प्रोबेबिलिटी ऑफ बी गिवन ए इज प्रोबेबिलिटी ऑफ बी इंटरसेक्शन ए अपॉन प्रोबेबिलिटी ऑफ ए। अगर मैं इस कंडीशन में प्रोबेबिलिटी ऑफ ए की वैल्यू पुट कर दूं तो मेरे पास प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी आ जाएगी। बट द क्वेश्चन इज हाउ टू गेट द वैल्यू ऑफ प्रोबेबिलिटी ऑफ ए। बिल्कुल, फ्रॉम दिस कंडीशन प्रोबेबिलिटी ऑफ नॉट ए मतलब प्रोबेबिलिटी ऑफ ए कॉम्प्लीमेंट किसके बराबर होती है बताओ? 1 माइनस प्रोबेबिलिटी ऑफ ए। फ्रॉम हियर यू विल गेट वैल्यू ऑफ प्रोबेबिलिटी ऑफ ए, पुट कर दो, प्रोबेबिलिटी ऑफ बी इंटरसेक्शन ए मिला, फाइनली यहां पुट कर दो, यू विल गेट द आंसर। हाँ जी। नेक्स्ट इज क्वेश्चन नंबर 4। फाइंड द इंटीग्रेटिंग फैक्टर ऑफ द डिफरेंशियल इक्वेशन that is dy by dx plus y cot x equals to x square cot x plus 2x। अब इंटीग्रेटिंग फैक्टर फाइंड करना है, बिल्कुल सीधा सा टारगेट है। तो डिफरेंशियल इक्वेशन क्या स्टैंडर्ड फॉर्म में लिखी हुई है बोलो? तो एक बार आप लिख दो, कंपेयरिंग दिस इक्वेशन विद स्टैंडर्ड फॉर्म क्या थी? dy by dx प्लस पी वाई इक्वल टू। तो ऑन कंपेयरिंग पी किसके बराबर आया आपके पास बताओ? वाई तो एज इट इज है, पी की वैल्यू आ गई कॉट एक्स। लो, जैसे ही पी मिला इंटीग्रेटिंग फैक्टर लिख दो, दैट इज ई रेज़ टू पावर इंटीग्रेशन ऑफ पी डी एक्स। और पी की वैल्यू जैसे ही रखोगे कॉट एक्स की इंटीग्रेशन लॉग ऑफ मॉड साइन एक्स। वैसे मेरे को एक बात बताओ, मॉड हटाओगे फिर प्लस माइनस आएगा, मेरे को तो एक ही इंटीग्रेटिंग फैक्टर चाहिए ना, तो मैं मॉड को लिखता ही नहीं। एंड इनफैक्ट इसका बेनिफिट, आप इसको सिंप्लीफाई भी कर सकते हो। लॉग का बेस अगर कुछ भी नहीं लिखा हुआ, इट मींस लॉग बेस इज यहां बेस ही, तो आप इसको फाइनली क्या लिख सकते हो? बिल्कुल, तो इंटीग्रेटिंग फैक्टर आ गया जी साइन एक्स। नेक्स्ट, question number 5, you have to evaluate indefinite integral that is root of 16 plus log x का whole square divided by x dx। मेरे ख्याल से ये क्वेश्चन बहुत ही सिंपल था। इनडेफिनेट इंटीग्रेशन करने के लिए आपके पास मेथड क्या क्या है? पहला मेथड सब्स्टिट्यूशन। बताओ किसको सब्स्टिट्यूट करें जिससे फायदा हो? log x को। क्यों? उसका डेरिवेटिव that is 1 by x प्रेजेंट है साथ में, तो पुट log x इक्वल टू y। डिफरेंशिएट भी करा तो 1 by x dx विल बी इक्वल टू dy। तो 1 by x dx इसकी जगह पे dy एंड यू विल गेट रूट ऑफ 16 प्लस log x की जगह y, तो इसका स्क्वायर। अब ये बन गया स्टैंडर्ड रिजल्ट, दैट इज रूट ऑफ 4 स्क्वायर प्लस y स्क्वायर। तो रूट ऑफ a स्क्वायर प्लस x स्क्वायर की इंटीग्रेशन स्टैंडर्ड रिजल्ट है, लगा दो, यू विल गेट दी आंसर। बट इसमें ना एक एंड पॉइंट पे बच्चों का आधा नंबर डिडक्ट हो जाता है, इतनी जल्दबाजी में रहते हैं ना। लास्ट में आंसर आता है इन टर्म्स ऑफ फंक्शन, तो इन टर्म्स ऑफ एक्स था, तो फाइनल जो आंसर आया उसमें y को रिप्लेस करना है इन टर्म्स ऑफ x। क्लियर? हाँ जी। इसी का सेकंड पार्ट, इंटीग्रेशन ऑफ x अपॉन रूट ऑफ 1 - 3x dx। अब
इस फंक्शन की इंटीग्रेशन हम कैसे करें? अब देखो, जैसे ये इंटेग्रल आया, इसके अंदर का फंक्शन इतना नाइस है ना। क्यों नाइस है? न्यूमरेटर में क्या है बताओ, कैसा फंक्शन है ये? लीनियर पॉलिनोमियल। इनफैक्ट रूट के अंदर भी कैसी क्वांटिटी है? लीनियर पॉलिनोमियल। तो मेरे माइंड में स्ट्राइक करा, इसको इंटीग्रेट करने के लिए अब सब्स्टिट्यूट करूं। किसको सब्स्टिट्यूट करूं? प्रॉब्लम क्रिएटिंग। अगर अकेला x होता, इंटीग्रेट तो मैं कर देता इजीली। अगर अकेला ये होता, रूट वाली टर्म होती, ऊपर कुछ भी ना होता, तो भी इंटीग्रेशन हो जाती ना। लीनियर ही तो है। रूट को लिखता इस पूरे फैक्टर की पावर में 1/2, रेसिप्रोकेट करता और इंटीग्रेट कर देता। या फिर और क्या होता तो इंटीग्रेशन हो जाती? अगर इधर भी x होता, रूट के अंदर भी x होता, तो भी इंटीग्रेशन हो जाती। तो इसका मतलब ये फैक्टर जो है ना, इसके कारण ये इक्वेशन रुका हुआ है। तो जैसे ही आप इसको सब्स्टिट्यूट करोगे, आपके पास इस फंक्शन की भी इंटीग्रेशन हो जाएगी। क्यों? क्लियरली नजर आता है। जब आप इसको सब्स्टिट्यूट करोगे तो आपके पास क्या बन जाएगा बताओ? 1 - 3x इक्वल्स टू y। डिफरेंशिएट भी कर दो। जैसे डिफरेंशिएट करा, यू विल गेट -3dx इक्वल्स टू, बट मेरे को तो सिर्फ dx की वैल्यू चाहिए ना, तो dx की वैल्यू क्या आ गई? -1/3 dy। लो, आप यहां सब्स्टिट्यूशन लगाओ। इस पूरी क्वांटिटी को क्या लिखोगे? रूट ऑफ y। dx की जगह पे -1/3, कांस्टेंट इंटीग्रल के बाहर, ये बन गया dy। और ऊपर जो x बचा हुआ है, इसको लिखना है इन टर्म्स ऑफ y। अगर ऐसा हो गया तो इंटीग्रेशन हो जाएगी। बताओ जी, x की वैल्यू इन टर्म्स ऑफ y लिख सकते हो यूजिंग दिस रिलेशन। क्लियर? दैट इज 1 - y/3। उसके बाद जैसे डिनोमिनेटर सेपरेट करोगे, इंटीग्रेशन भी हो जाएगी। नेक्स्ट, हाँ जी, हाँ वो भी मेथड है। आप क्या कर सकते हो, सेम ऐसा ही फैक्टर अगर ऊपर होता तो भी इंटीग्रेशन हो जाती। तो -3 से मल्टीप्लाई डिवाइड कर दो, 1 ऐड सब्ट्रैक्ट कर दो, तो वहां से भी क्वेश्चन हो जाएगा। क्लियर? हाँ जी, नेक्स्ट 6 इज फाइंड द प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ x, द नंबर ऑफ हेड्स इन अ साइमल्टेनियस टॉस ऑफ 2 कॉइन्स। प्लीज, जब आप 2 कॉइन्स को इकट्ठे टॉस करोगे तो बताओ जी, हेड आने की पॉसिबिलिटी क्या क्या है? कितने हेड्स आपके पास आ सकते हैं? या तो दोनों टेल्स आ जाए, मतलब हेड कोई भी नहीं आया। नंबर ऑफ हेड्स 0, या फिर 1, या फिर 2, बस यही पॉसिबिलिटीज है ना। तो यहां स्टेप क्या लिखने हैं आपको? सबसे इंपॉर्टेंट स्टेप, लेट कैपिटल X रिप्रेजेंट्स द रैंडम वेरिएबल। रैंडम वेरिएबल क्या है? इंट्रोड्यूस कर दिया। क्लियर? अब x की पॉसिबल वैल्यूज क्या क्या हो सकती हैं? 0, 1, 2। क्लियर? अब आपको प्रोबेबिलिटीज फाइंड करनी है। प्रोबेबिलिटी ऑफ x इक्वल टू 0, मतलब कोई भी हेड नहीं आया दोनों में से। तो अगर 2 कॉइन्स क्रॉस कर रहे हो तो आपके पास सैंपल स्पेस क्या बन रही है बताओ? HH, HT, TH, TT, 4 ही पॉसिबल आउटकम्स है ना। तो उनमें से 0 हेड वाली आउटकम्स कितनी है? एक ही है। तो प्रोबेबिलिटी क्या होगी बताओ? 1/4। इसी वे में आगे चलो और फिर टेबुलर फॉर्म में इसको रिप्रेजेंट कर दो। हाँ जी, नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 7। कहता सॉल्व द डिफरेंशियल इक्वेशन विच इज गिवन। तो सबसे पहला स्टेप, जब भी डिफरेंशियल इक्वेशन सॉल्व करनी हो, सबसे पहला स्टेप रहेगा यू हैव टू राइट dy/dx। तो dy/dx ये आ जाएगा आपके पास -1 + y + x² y होल डिवाइडेड बाय
एक्स प्लस एक्स क्यूब, यही बन रहा है। हाँ जी, अब इस डिफरेंशियल इक्वेशन को हम सॉल्व कैसे करें? सबसे पहला मेथड, वेरिएबल सेपरेशन। यहां तो एक्स वाली टर्म सारी सेपरेट है, इसमें वाई इन्वॉल्व हो ही नहीं रहा। अच्छा, क्या आप यहां से एक्स और वाई वाली टर्म्स अलग अलग कर सकते हो? बताओ, हो जाएंगी? पॉसिबल ही नहीं है। क्यों? नजर तो आता है इन दोनों में से वाई कॉमन निकाल लूं, बट आपके पास एक्सप्रेशन बनेगा ऐसा 1 प्लस वाई इंटू 1 प्लस एक्स स्क्वायर। अलग कैसे करोगे बताओ? तो नहीं होने वाला, तो वेरिएबल सेपरेशन तो नहीं होती। फिर सेकंड मेथड क्या है बताओ? हाँ करो करो करो। हाँ जी, तो वेरिएबल सेपरेट नहीं होते। सेकंड मेथड, होमोजेनियस डिफरेंशियल इक्वेशन। होमोजेनियस डिफरेंशियल इक्वेशन कैसी होती है बताओ? बिल्कुल सही बात है, अगर राइट हैंड साइड वाला पूरा फंक्शन इन टर्म्स ऑफ क्या बन जाए? y बाई एक्स, तो ये होमोजेनियस डिफरेंशियल फंक्शन बन जाएगा। अब बताओ, y बाई एक्स, यहां y बाई एक्स लाने के लिए आप क्या करोगे? डिवाइड न्यूमिनेटर बाय x, यहां तो y बाई एक्स बन जाएगा, बट क्या ये वाली टर्म y बाई एक्स बनेगी? ये 1 बाई एक्स रह जाएगी। अच्छा, क्या यहां y बाई एक्स आ जाएगा? x से डिवाइड करोगे, एक x कटेगा, x इंटू वाई रहेगा। पूरा का पूरा फंक्शन y बाई एक्स की टर्म्स में रिप्रेजेंट नहीं होता, तो ये होमोजेनियस डिफरेंशियल इक्वेशन भी नहीं बनती। फिर मेथड कौन सा बचा बताओ? लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन। अब उस पे जाने के लिए मैं हमेशा क्या करता हूं, रफ में ना स्टैंडर्ड फॉर्म लिख लेता हूं, dy बाई डी एक्स प्लस पी वाई इक्वल्स टू क्यू। ऐसी फॉर्म में चाहता हूं, मतलब dy बाई डी एक्स के साथ y वाली टर्म हो। अब y वाली टर्म कहां से लाऊं? यहां से कॉमन तो आ जाएगा, तो यू विल गेट 1, नेगेटिव बाहर है, 1 प्लस वाई कॉमन लिया, 1 प्लस एक्स स्क्वायर होल डिवाइडेड बाय एक्स प्लस एक्स क्यूब। इज इट क्लियर? पर मेरे को चाहिए अकेली वाई वाली टर्म, अकेली वाई वाली टर्म यहां मिलेगी, तो एक काम करता हूं, इसको पूरी को सिंगल टर्म मानते हुए डिनोमिनेटर कर देता हूं सेपरेट, तो यू विल गेट डी वाई बाई डी एक्स माइनस 1 अपॉन एक्स प्लस एक्स क्यूब, एंड देन माइनस आगे भी गया, माइनस वाई इंटू 1 प्लस एक्स स्क्वायर। और क्लियरली नजर आ रहा है, अगर मैं इन दोनों में से x कॉमन लूं तो आई विल गेट 1 प्लस एक्स स्क्वायर, और ये फैक्टर हो गया कैंसिल आउट। अकेली y वाली टर्म मिल गई, साइड बदल दो, तो यू विल गेट डी वाई बाई डी एक्स प्लस बाई एक्स, और आई कैन से y इंटू 1 बाई एक्स इक्वल्स टू माइनस 1 अपॉन एक्स इंटू 1 प्लस एक्स स्क्वायर। स्टैंडर्ड फॉर्म में बन गई। अब बताओ जी, अगला स्टेप क्या होना चाहिए? इंटीग्रेटिंग फैक्टर। इंटीग्रेटिंग फैक्टर आपको कैसे मिलेगा बताओ? e रेज़ टू पावर इंटीग्रेशन ऑफ p, p की जगह पे क्या आया? 1 बाई एक्स dx। और अब आप यहां से इजीली प्रोसीड कर सकते हो। हाँ जी, देखो अगर आप डिफरेंशियल्स का यूज करोगे ना, दैट इज नॉट अ पार्ट ऑफ सीबीएसई, तो स्टेप राइटिंग के नंबर नहीं मिलने वाले फिर। क्लियर? हाँ जी, अब देखो चॉइस वाज गिवन इन क्वेश्चन नंबर 7, तो कहता अगेन फाइंड द पर्टिकुलर सॉल्यूशन ऑफ द डिफरेंशियल इक्वेशन सेटिस्फाइंग द गिवन कंडीशंस
डिफरेंशियल इक्वेशन को सॉल्व करने के लिए पहला स्टेप रहेगा, यू हैव टू राइट dy by dx। तो अगेन जैसे ही आप dy by dx लिखोगे, यू विल गेट नेगेटिव ऑफ xy प्लस वाई स्क्वायर बाय एक्स स्क्वायर। प्लीज इधर। तो अब आप बताओ, इस डिफरेंशियल इक्वेशन को सॉल्व करने के लिए फिर से मेथड्स ट्राई करते हैं। पहला मेथड वेरिएबल सेपरेशन। वेरिएबल सेपरेट करने के लिए यहां से क्लियरली नजर आ रहा है y कॉमन लोगे तो ब्रेड में क्या बचेगा बताओ, x प्लस वाई। तो x प्लस वाई फैक्टर बचा, तो इसका मतलब वेरिएबल सेपरेट नहीं होने वाले। x और y अलग अलग कैसे करोगे? इज इट क्लियर? फिर नेक्स्ट आया होमोजेनियस डिफरेंशियल इक्वेशन। अब क्लियरली नजर आ रहा है इस टर्म की कंबाइंड डिग्री कितनी है, इसकी डिग्री यहां भी 2, हो सकता है होमोजेनियस बन जाए। अच्छा ये बताओ, y बाय एक्स वाली टर्म लाने के लिए आप इस पूरी क्वांटिटी को किससे डिवाइड करोगे? एक्स स्क्वायर से। एक एक्स कटे, y बाय एक्स बचे, और यहां एक्स स्क्वायर से डिवाइड करा तो y बाय एक्स का क्या बन जाएगा बताओ, और यहां एक्स स्क्वायर से डिवाइड करके बचा 1। तो ये पूरा का पूरा फंक्शन जो है y बाय एक्स की टर्म्स में रिप्रेजेंट हो जाएगा। यहां से होमोजेनियस डिफरेंशियल इक्वेशन बनेगी। सॉल्व करने का मेथड क्या है? पुट y बाय एक्स इक्वल टू v, और जो भी आपको वेरिएबल अच्छा लगता है t पुट कर सकते हो। क्लियर? बट जब आप इंटीग्रेट करोगे तो साथ में फाइनली आपके पास प्लस c भी आएगा। अब वो c की वैल्यू, पर्टिकुलर सॉल्यूशन का मतलब क्या है? मतलब आपको c की भी कैसी वैल्यू चाहिए? पर्टिकुलर वैल्यू। और वो पर्टिकुलर वैल्यू फाइंड करने के लिए आपको कंडीशन क्या दी हुई है? x इक्वल्स टू 1, y इक्वल्स टू, तो फाइनल आंसर आफ्टर इंटीग्रेशन जो आएगा उसमें x को 1, y को 1 पुट कर दो, यू विल गेट अ पर्टिकुलर वैल्यू ऑफ c। हाँ जी, नेक्स्ट। Eighth question is, can I prove that integration of f of x dx from a to b is equal to integration of f of a plus b minus x from a to b, and hence evaluate this integral। इसको प्रूव करके, इसी प्रॉपर्टी का यूज करके आपको इंटेग्रल इवैल्यूएट करना है। अब ध्यान से प्लीज। अब आप ये नहीं सोच सकते कि सर क्या बोर्ड के पेपर में हमसे प्रूफ भी कराएंगे? एनसीईआरटी का पार्ट है तो ये आ सकता है, ये ध्यान रखना। इज इट क्लियर? प्रूव कैसे करूं अब? तो जब भी प्रूव दैट वाला क्वेश्चन आता है, वी यूजुअली स्टार्ट फ्रॉम लेफ्ट हैंड साइड। तो मैंने ये इंटेग्रल कंसीडर कर लिया। क्लियर? अब मैं इस इंटेग्रल को राइट हैंड साइड के बराबर प्रूव करना चाहता हूं। प्रूव करने के लिए एक चीज नजर आ रही है, लिमिट्स तो ठीक है, a टू b, यहां भी a टू b है, f ऑफ x है, जबकि यहां क्या है? f ऑफ a प्लस b माइनस x। तो ऐसी क्वांटिटी जनरेट करने के लिए बताओ x को मेरे को क्या करना पड़ेगा? रिप्लेस करना पड़ेगा, और आई कैन से पुट x इक्वल टू, ऐसी क्वांटिटी चाहिए a प्लस b माइनस y। सब्स्टिट्यूशन लगा दी। क्यों? सारा कुछ तो सेम था। यहां इनपुट x है, यहां फंक्शन की इनपुट जो है दैट इज a प्लस b माइनस x। तो इसको देखते हुए मैंने सब्स्टिट्यूशन लगा दी। लेट्स सी। अब इंटीग्रेशन में आप जब भी सब्स्टिट्यूशन लगाते हो तो उसको क्या करते हो? डिफरेंशिएट। x का डेरिवेटिव dx, a प्लस b कॉन्स्टेंट है, इनका डेरिवेटिव 0, तो माइनस y का डेरिवेटिव माइनस dy। क्लियर? अब ये आप सब कुछ अप्लाई कर दो यहां पे, बट एक चीज का ध्यान रखना, अभी लिमिट्स आप पुट नहीं कर सकते। f ऑफ x की जगह पे क्या आया? a प्लस b माइनस वाई, और dx की जगह पे क्या आएगा बताओ? माइनस dy। अब जब पूरा फंक्शन ही y में आ गया तो लिमिट्स भी किसकी होंगी? ऑब्वियस है ना, y की होंगी। तो y की लिमिट्स मैं कैसे निकालूं? देखो यहां ये लिमिट्स किसकी थी?
x की। तो अगर x a के बराबर है, पुट करो यहां पे x को, a और y की वैल्यू बताओ क्या आती है। x को a पुट करोगे, a से a कट जाएगा, y की वैल्यू क्या आ जाएगी b। तो अगर x a है तो y b आएगा। अब नेक्स्ट, अगर x b है, यहां पुट करो रिलेशन में, y की वैल्यू बताओ a, तो y की वैल्यू आ गई a। गड़बड़ हो गई। राइट हैंड साइड पे ये पूरा पार्ट तो सेम वैसा बन गया, बट लिमिट्स क्या है, इधर है a टू b, इधर है b टू a। अब क्या करूं, हाँ लिमिट्स को अगर मैं रिवर्स कर दूं तो लिमिट्स भी सेम हो जाएंगी। बट मेरे को एक बात पता है, अगर लिमिट्स रिवर्स करूंगा तो बाहर आ जाएगा नेगेटिव। एक नेगेटिव पहले था, एक लिमिट्स रिवर्स करके आया तो क्या बन गया, पॉजिटिव। बट यू हैव टू मेंशन द प्रॉपर्टी दैट यू आर यूजिंग। क्लियर। अगला स्टेप, इसमें और इसमें तो अभी भी फर्क है। यहां फंक्शन पूरा x की टर्म्स में dx है, इधर y और dy में है। क्या करूं, वी नो दैट in definite integration from a to b f of x dx is same as integration from a to b f of t dt, or you can say f of y dy। वेरिएबल जो मर्जी हो, वैल्यू ऑफ डेफिनेट इंटेग्रल विल रिमेन सेम। तो फाइनली इस प्रॉपर्टी का यूज करके आप वेरिएबल y की जगह क्या रख सकते हो, x, वो आपके पास आ जाएगी राइट हैंड साइड के बराबर। इज दैट क्लियर। अब चलते हैं आगे। हाँ जी, क्या है बताओ। बिल्कुल ठीक है, एफ ऑफ बी, कैपिटल एफ ऑफ बी माइनस कैपिटल एफ ऑफ ए। बिल्कुल ठीक है, बिल्कुल सही बात है, कर सकते हो, कर सकते हो। अनन्या डिस्कशंस नहीं, पूछो क्या पूछना है। सेम करा है अपने, बिल्कुल ठीक है। हाँ जी, कहता है एंड हेंस इवैल्यूएट दिस इंटेग्रल एंड दैट इज पाई बाय 6 टू पाई बाय 3 1/1 प्लस रूट ऑफ tan x dx। इस इंटेग्रल की जो वैल्यू आएगी ना, आप एक काम करो, उसको मान लो i। तो आपको बेसिकली i की वैल्यू फाइंड करनी है। कैसे फाइंड करोगे बता दो मेथड। लिमिट्स हैं a टू b टाइप। अभी हमने यहां देखा लिमिट्स अगर a टू b टाइप है तो मैं फंक्शन में x की जगह किसको रिप्लेस कर सकता हूं, a प्लस b माइनस x। तो रिप्लेस x बाय, किससे रिप्लेस करा आपने, a प्लस b, पाई बाय 6 प्लस पाई बाय 3 माइनस x। ऐसा करने से वैल्यू ऑफ इंटेग्रल रिमेन सेम। तो पाई बाय 6 टू पाई बाय 3, और ये बन गया 1/1 प्लस रूट tan x। x की जगह क्या रखना है बताओ, इन दोनों का सम बनेगा पाई बाय 2 माइनस x, और dx एज इट इज। तो फाइनली ये क्या बन जाएगा बताओ आपके पास, रूट ऑफ कॉट x। और कॉट x क्योंकि फंक्शन इन टर्म्स ऑफ tan था, तो मैं एक काम करता हूं, रूट ऑफ कॉट x को क्या लिख सकता हूं, 1/1 प्लस 1/रूट tan x। एलसीएम लोगे तो यू विल गेट रूट ऑफ tan x प्लस 1/रूट ऑफ tan x। रेसिप्रोकेट करोगे तो ये आपके पास फाइनली बन जाएगा। अब मेरे को एक बात बताओ, प्रॉपर्टी लगाने के बाद भी फंक्शन उतना ही कॉम्प्लेक्स रहा, इसकी इंटीग्रेशन तो मेरे को फिर नहीं आती। बिल्कुल सही बात है। तो ऐसे केस में आप क्या करते हो, प्रॉपर्टी लगाने से पहले वाला स्टेप लेट दिस बी 1, एंड प्रॉपर्टी लगाने के बाद लेट दिस बी स्टेप नंबर 2। दोनों को क्या करोगे, ऐड। जैसे ही ऐड करोगे यू विल गेट द आंसर। हाँ जी, नेक्स्ट 9th क्वेश्चन में कहता लेट ए बी एंड सी बी 3 वेक्टर सच दैट देयर मैग्नीट्यूड्स आर गिवन इफ प्रोजेक्शन ऑफ बी अलोंग ए। इसका मतलब क्या है,
बिल्कुल, प्रोजेक्शन ऑफ बी अलोंग ए, तो बी डॉट ए बाय मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर ए इज इक्वल टू प्रोजेक्शन ऑफ सी अलोंग ए, सी डॉट ए बाय मैग्नीट्यूड ऑफ ए। ये आपको दिया हुआ है, दीज टू क्वांटिटीज आर इक्वल, एंड साथ में एक कंडीशन और भी है, दैट बी डॉट बी एंड सी आर परपेंडिकुलर टू ईच अदर, मीन्स dot product of these two will be 0. And using these conditions you have to find magnitude of 3 times vector A minus 2 times vector B plus 2 times vector C. अब देखो, अब ये इवेल्युएट कैसे करूं? कोई रूल तो है नहीं, मेथड तो है नहीं, रिजल्ट तो है नहीं, मेथड बोल रहा हूं, रिजल्ट तो है नहीं जिसको आप अप्लाई करो सीधा आंसर आ जाए। फिर मैंने सोचा मेरे को यूज किसका करना है? मेरे को यूज करना है मॉड ए का, मॉड बी का, मींस मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर ए, मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर बी, मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर इंडिविजुअल मैग्नीट्यूड सी। ऐसी क्वांटिटीज को सोचते हुए मेरे माइंड में स्ट्राइक करा, अगर इसको हम सीधा सीधा नहीं फाइंड कर सकते तो मैं इसका स्क्वायर फाइंड कर सकता हूं। तो आई विल फाइंड स्क्वायर ऑफ दिस क्वांटिटी। क्यों? मेरे माइंड में एक चीज चल रही थी, आई नो दैट एक्स वेक्टर के मैग्नीट्यूड का स्क्वायर, इसको मैं क्या लिख सकता हूं? बिल्कुल, दिस वेक्टर डॉट विद द सेम वेक्टर। तो यहां भी एक वेक्टर के मैग्नीट्यूड का स्क्वायर है, आई कैन राइट दिस एज दिस वेक्टर डॉट विद द सेम वेक्टर, और ये ब्रैकेट के अंदर आएगा क्या? ये पूरा बड़े वाला वेक्टर, दैट इज 3a minus 2 times b vector plus 2 times c, 3a minus 2b plus 2 times vector c, and we know dot product of two vectors डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी लगाऊंगा तो फाइनली आपके पास क्या आ जाएगा बताओ? 9a डॉट a मीन्स मैग्नीट्यूड ऑफ a स्क्वायर। सेम वेक्टर का डॉट प्रोडक्ट विद द वेक्टर यू विल गेट मैग्नीट्यूड का स्क्वायर। सिमिलरली 3 इंटू ये बनेगा आपके पास -6 टाइम्स a डॉट b, फिर बनेगा आपके पास +6 टाइम्स a डॉट c, एंड इसी वे में आप डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी लगाते जाओ। फाइनली क्या आ जाएगा बताओ? माइनस दिस इंटू दिस, ये बन जाएगा आपके पास माइनस इंटू दिस 6b डॉट a, देन प्लस 4 times magnitude of b square, and then this into this you will get -4 times b dot c। एक एक्स्ट्रा लिखा, क्या लिखा एक्स्ट्रा बताओ? 6 टर्म्स है, 6 ही आ रही हैं। हाँ जी, this into this you will get 6 c dot a, next this into this you will get -4 c dot b, and this into this you will get 4 times मैग्नीट्यूड ऑफ सी स्क्वायर। क्लियर? इन सब की वैल्यूज पुट कर दो, a डॉट b डॉट a, वी नो डॉट प्रोडक्ट इज कम्यूटेटिव, तो लाइक टर्म्स आप ऐड सब्ट्रैक्ट जैसे ही करोगे इन कंडीशंस का यूज करके यू विल गेट द फाइनल आंसर। बट ध्यान रखना इसका स्क्वायर आता है 61, और काफी बच्चे स्क्वायर पे ही छोड़ देते हैं। आपको वैल्यू चाहिए इसकी तो यू हैव टू टेक द स्क्वायर रूट, बट उसमें भी गलती होती है, प्लस माइनस लगा देते हैं। मॉड है, ध्यान से, एंड मॉड वाली क्वांटिटी कैसी होती है बताओ? पॉजिटिव। हाँ जी, नेक्स्ट 10th क्वेश्चन इज, कहता शो दैट द टू लाइन्स इंटरसेक्ट, फाइंड देयर पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन। अब सबसे पहले तो आप लाइन्स की इक्वेशन स्टैंडर्ड फॉर्म में लिखो। L1 लाइन इज x एंड y के कोएफिशिएंट्स क्या होने चाहिए? +1, एंड z वाली टर्म में भी ऑलरेडी कोएफिशिएंट 1 है, बट बीच में प्लस की जगह क्या होना चाहिए? माइनस साइन। L2 इक्वेशन इज x -4/2, y बाय 0 लिखा हुआ, इट मीन्स y -0/0, एंड इक्वल्स टू z +1 है तो वी कैन राइट इट एज z -1/3।
अब कहता शो दैट दीज टू लाइंस इंटरसेक्ट। अब मेरे को एक बात बताओ, अगर लाइन की इक्वेशन आपको गिवन है, कैन यू राइट एनी पॉइंट ऑन द लाइन? अगर ये सारी क्वांटिटीज बराबर है तो लेट ईच इक्वल टू के, तो एनी पॉइंट ऑन L1 क्या आ जाएगा बताओ? फर्स्ट एंड लास्ट को इक्वेट करो, x की वैल्यू इन टर्म्स ऑफ k 3k प्लस 1, देन सेकेंड एंड लास्ट को इक्वेट करो, y की वैल्यू इन टर्म्स ऑफ k माइनस k प्लस 1, एंड थर्ड एंड लास्ट को इक्वेट करो z की वैल्यू, ये 0 ही बन जाएगा, ये उधर गया तो क्या बना? -1। क्लियर? ये है एनी पॉइंट ऑन लाइन L1 एंड अकॉर्डिंग टू द कॉन्सेप्ट, अगर दो लाइंस इंटरसेक्ट कर रही हैं तो इसका मतलब आपको एक कॉमन पॉइंट मिलेगा। कॉमन पॉइंट का मतलब एक ऐसा पॉइंट जो L1 पे भी लाई करे एंड L2 पे भी लाई करे, एंड फॉर दैट आपको k की पर्टिकुलर वैल्यू ढूंढनी है जिसके लिए ये पॉइंट दोनों पे लाई कर जाए। यही चाहते हो ना, k की रियल वैल्यू ढूंढनी है, लाइंस इंटरसेक्टिंग है ये शो करना है आपको, तो k की पर्टिकुलर वैल्यू फाइंड करने के लिए मेरे को क्या करना है? ये पॉइंट इसको भी सेटिस्फाई करना चाहिए, यही चाहते हैं। और जब भी पॉइंट किसी भी इक्वेशन को सेटिस्फाई करता है तो आप कैसे प्रोसीड करते हो आगे बताओ? पुट कर देते हो, x की वैल्यू x की जगह पुट कर दी 3k प्लस 1 माइनस 4/2 इक्वल्स टू y की वैल्यू पुट कर दी, y की जगह y कोऑर्डिनेट माइनस k प्लस 1/0 इक्वल्स टू z की जगह पुट कर दिया z कोऑर्डिनेट ऑफ द पॉइंट बाय 3। एक चीज का ध्यान रखना, सारी कंडीशंस इक्वेट करके चलना, इन दोनों को इक्वेट करो, यू विल गेट वैल्यू ऑफ k। फर्स्ट एंड थर्ड को इक्वेट करो, अगेन यू विल गेट वन वैल्यू ऑफ k। सेकेंड एंड थर्ड को भी इक्वेट करोगे, अगेन यू विल गेट वैल्यू ऑफ k, और तीनों जगह से k की वैल्यू सेम आती है एंड दैट टर्न्स आउट टू बी 1। यही आती है। तो जैसे ही k की वैल्यू आपको 1 मिल गई, पुट कर दो, इट मीन्स आपको क्या मिल गया? एक ऐसा पॉइंट जो L1 एंड L2 दोनों पे लाई कर रहा है। तो लाइंस डेफिनेटली कैसी है? इंटरसेक्टिंग। और आपको पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन ढूंढना था, k की वैल्यू 1 पुट करी, फाइनल आंसर भी आपके पास आ गया। नेक्स्ट, नेक्स्ट है 10th क्वेश्चन में चॉइस वाला क्वेश्चन प्लीज। अब इसमें बहुत सिंपल है, कंडीशंस बता देता हूं, कैलकुलेशन वर्क आपका है। फाइंड द इक्वेशन ऑफ प्लेन पासिंग थ्रू इंटरसेक्शन ऑफ द टू प्लेन्स। तो सबसे पहला स्टेप रहेगा इक्वेशन ऑफ प्लेन पासिंग थ्रू इंटरसेक्शन ऑफ टू प्लेन्स, दैट इज फर्स्ट प्लेन की इक्वेशन, सारी टर्म्स एक साइड लाओ, प्लस लैम्डा टाइम्स सेकेंड प्लेन x प्लस वाई माइनस z माइनस 4 इक्वल्स टू 0। एनी प्लेन पासिंग थ्रू लाइन ऑफ इंटरसेक्शन ऑफ द टू गिवन प्लेन्स इज दिस। अब लैम्डा की पर्टिकुलर वैल्यू ढूंढनी है। क्यों? आपको कैसा प्लेन चाहिए था जिसका डिस्टेंस 1,1,1 से कितना हो? 3√2/5। और मेरे को पता है आई कैन इजीली फाइंड डिस्टेंस ऑफ पॉइंट फ्रॉम द प्लेन, सीधा स्टैंडर्ड रिजल्ट है। बट उसके लिए आपके पास इक्वेशन स्टैंडर्ड फॉर्म में होनी चाहिए। लाइक टर्म्स क्लब करो, यू विल गेट 4 प्लस लैम्डा टाइम्स, देन प्लस -1 प्लस लैम्डा टाइम्स, देन प्लस 1 माइनस लैम्डा टाइम्स z एंड -10 - 4 लैम्डा इक्वल्स टू 0। क्लियर? इन ऑर्डर टू फाइंड द पर्टिकुलर वैल्यू ऑफ लैम्डा, कंडीशन है इस प्लेन का डिस्टेंस 1,1,1 से, वो कैसे आएगा बताओ? x की जगह पुट कर दिया 1 और -1 प्लस लैम्डा, y की जगह पुट कर दिया 1 एंड 1 माइनस लैम्डा, z की जगह पुट कर दिया 1 -10 - 4 लैम्डा, इसका मॉड डिवाइड बाय रूट ऑफ x के कोएफिशिएंट का स्क्वायर प्लस y के कोएफिशिएंट का स्क्वायर प्लस z के कोएफिशिएंट का स्क्वायर, एंड दिस कंप्लीट डिस्टेंस इज इक्वल टू 3√2/5।
क्लियर? और जैसे ही आप इसको सिंप्लीफाई करोगे, ये सिर्फ कंडीशन डराती है बहुत, अगर कूल होके इसको सिंप्लीफाई करते तो ये क्वाड्रेटिक इन टर्म्स ऑफ लैम्डा बन जाती, और वो बनती है 19 लैम्डा स्क्वायर प्लस 92 लैम्डा प्लस 64 इक्वल्स टू 0। क्लियर? डराती है ये भी, फैक्टराइज नहीं हो रहा। आधे बच्चे तो टाइम वेस्ट कर देते फैक्टराइज करने पे, अरे नहीं हो रहा तो आप क्वाड्रेटिक फॉर्मूला लगा दो ना, इसके फैक्टर्स भी बन जाएंगे। फैक्टर्स इसके बनते हैं फाइनली लैम्डा प्लस 4 इंटू 19 लैम्डा प्लस 16 इक्वल्स टू 0। तो यहां से लैम्डा की 2 वैल्यूज आ जाएंगी। इधर फाइनल आंसर के लिए लैम्डा की वैल्यू पुट कहां पे करोगे ये बताओ? फर्स्ट वाली कंडीशन में या सेकंड वाली सिचुएशन में? सेकंड वाली सिचुएशन में पुट करोगे तो होगी गलती। क्यों? यहां से आएगी फ्रैक्शनल वैल्यू, तो आप हर जगह पे एलसीएम लोगे और वहां हो जाती है एरर। तो मैं सबसे पहले स्टेप भी लैम्डा की वैल्यू पुट करूंगा, एक ही बार एलसीएम लिया और वहां से इजीली सिंप्लीफाई हो जाएगा। क्लियर? हाँ जी, नेक्स्ट 11th क्वेश्चन इज, कहता यूजिंग मेथड ऑफ इंटीग्रेशन फाइंड द एरिया ऑफ द ट्राइंगल एबीसी, कोऑर्डिनेट्स ऑफ हुज वर्टिसेस आर गिवन। तो अगर कोऑर्डिनेट्स गिवन है तो एक रफ डायग्राम बनाई हमने कार्टेशियन प्लेन कंसीडर करके। पॉइंट ए है 4,1 से, ये आ गया जी आपके पास पॉइंट ए 4,1, एंड देन बी पॉइंट है 6,6 से, ये आ गया बी पॉइंट 6,6, एंड देन फाइनली सी पॉइंट इज 8,4। इन तीनों पॉइंट्स को ज्वाइन करो तो आपके पास बन गई ये ट्राइंगल। इस ट्राइंगल का आपको क्या फाइंड करना है? एरिया। क्लियर? एरिया फाइंड करने के लिए, ये बाउंडेड एरिया फाइंड करने के लिए आई विल कंसीडर अ वर्टिकल स्ट्रिप। अब क्लियरली नजर आ रहा है जैसे जैसे ये स्ट्रिप को आप वेरी कराते जाओगे तो इसका अपर एंड किसको टच करेगा? हमेशा एबी लाइन को। लोअर एंड इसका किसको टच कर रहा है? एसी को। तो बेसिकली आपको इन दोनों की क्या चाहिए? इक्वेशन। एंड इनफैक्ट जैसे जैसे वेरी कराते जाओगे क्लियरली नजर आ रहा है बी पॉइंट के बाद जैसे ही वर्टिकल स्ट्रिप बनेगी, अब अपर एंड किसको टच करेगा बताओ? बीसी लाइन को। तो आपको बेसिकली इन तीनों लाइंस की क्या चाहिए? इक्वेशन। पॉइंट्स आर गिवन, यू कैन इजिली फाइंड इक्वेशंस ऑफ दीज 3 लाइंस। कंपेयर कर लेना जो आपने आंसर फाइंड करा। AB लाइन की इक्वेशन टर्न्स आउट टू बी y इक्वल्स टू 5x/2 - 9। BC लाइन की इक्वेशन y इक्वल्स टू -x + 12, एंड CA लाइन की इक्वेशन आती है y इक्वल्स टू 3x/4 - 2। फिर एंड में कैलकुलेशन एरर कर दी। हाँ जी, अब सुनो ध्यान से। काफी स्टूडेंट्स इसको सीधा सीधा रिक्वायर्ड एरिया फाइंड करने के लिए इंटीग्रेट कर देते हैं। सर ये वर्टिकल स्ट्रिप वेरी होगी, यहां से चलती जा रही है यहां तक, तो x विल वेरी फ्रॉम 4 to 8। अगर आपने ये सीधा कर दिया तो क्वेश्चन हो गया गलत। क्यों भाई? वर्टिकल स्ट्रिप जब वेरी करती है, सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट होता है अपर एंड लोअर एंड देखना होता है किसको टच कर रहा है। तो जैसे ही ए से वर्टिकल स्ट्रिप वेरी करनी शुरू करी बी तक, अपर एंड किसको टच करेगा? ए बी लाइन को। लोअर एंड एसी लाइन को। तो इसीलिए इस पार्ट तक का एरिया, यहां तक वाला एरिया मैं फाइंड करूंगा अपर कर्व माइनस लोअर कर्व, दैट इज y2 - y1 इंटू dx करके, और x की वैल्यूज विल वेरी फ्रॉम 4 to 6 एंड प्लस नेक्स्ट इंटेग्रल आया। जैसे ही वर्टिकल स्ट्रिप बी के आगे बढ़ी तो अब बताओ अपर एंड किसको टच करेगा? इसका बीसी लाइन को, और लोअर एंड एसी लाइन को। फिर से आया y2 - y1 अपर कर्व माइनस लोअर कर्व dx। इस बार x की लिमिट्स विल वेरी फ्रॉम 6 to 8। बट एक चीज का ध्यान रखना, y2 की वैल्यू यहां पे 4 to 6 वाले पार्ट में, y की वैल्यू कहां से आएगी बताओ? अपर कर्व, दैट इज AB लाइन की इक्वेशन।
पर ये सब्स्टिट्यूशन हमेशा ध्यान से करना। ए बी लाइन की इक्वेशन, y की वैल्यू इन टर्म्स ऑफ x 5x/2 - 9 माइनस लोअर कर्व AC लाइन की इक्वेशन, वहां से y की वैल्यू इन टर्म्स ऑफ x 3x/4 - 2 एंड दिस कंप्लीट विद dx। ऐसे ही आ जाएगा अगले वाला पार्ट। यहां y2 की वैल्यू y इन टर्म्स ऑफ x कहां से लिखोगे बताओ? अपर कर्व BC लाइन की इक्वेशन से। क्लियर? और जैसे ही इंटीग्रेट करोगे यू विल गेट द फाइनल आंसर एंड दैट टर्न्स आउट टू बी 7 स्क्वायर यूनिट्स। देखो अगर आपका आंसर मैच नहीं करा ना तो आप लोग रफ में जाके 1 मिनट लगा के एरिया ऑफ ट्राइंगल निकाल सकते हो विद द हेल्प ऑफ वर्टिसेस। हाफ इंटू मॉड ऑफ x1 इंटू y2 माइनस y1, वो रिजल्ट लगाओ, आंसर वेरीफाई कर लो। हाँ जी, अगेन चॉइस वाज गिवन इन क्वेश्चन नंबर 11, कहता फाइंड द एरिया ऑफ द रीजन दैट इज set of all the points x comma y such that 0 less than equal to y less than equal to x square, 0 less than equal to y less than equal to x plus 2 and minus 1 less than equal to x less than equal to 3। अब देखो सबसे पहला स्टेप होता है इनइक्वालिटी। अब इनइक्वालिटी सीधी सीधी ड्रॉ करनी तो आती नहीं, तो सबसे पहले तो मैं एक काम करता हूं, इनइक्वालिटी के कॉरेस्पॉन्डिंग आई विल कंसीडर इक्वेशन y इक्वल टू एक्स स्क्वायर का ग्राफ। अब यहां ना बच्चे बड़े कंफ्यूज रहते हैं, क्यों सर? +1 +2 2 साल हमने पढ़ाई यही है, एक्स स्क्वायर इक्वल टू 4ay, एक्स स्क्वायर इक्वल टू -4ay, वाई स्क्वायर इक्वल टू 4ax, वाई स्क्वायर इक्वल टू -4ax। यहां इक्वेशन अगर इस फॉर्म में लिखी मिल गई बस हो जाती है गड़बड़। तो आप स्क्वायर्ड क्वांटिटी पहले ही लिख लो। और इनफैक्ट एक सबसे बेस्ट वे बता देता हूं, ये इक्वेशन इतना तो पता चल जाता है पैराबोला की। अब इसको याद कैसे रखोगे? देखो लीनियर टर्म कौन सी है ये बता दो, y। तो इसका मतलब जो इसकी एक्सिस होगी ना पैराबोला की, दैट इज अलोंग y एक्सिस। जो भी लीनियर टर्म है ना एक्सिस उसी के अलोंग होगी। अब पैराबोला या तो ओपनिंग अपवर्ड बनेगा या ओपनिंग, इसके साथ साइन कैसा है, पॉजिटिव या नेगेटिव? तो एक्सिस होगी पॉजिटिव y एक्सिस, तो पैराबोला बन गया ओपनिंग अपवर्ड्स। दिस इज y इक्वल्स टू एक्स स्क्वायर। क्लियर? पर मेरे को इक्वेशन नहीं चाहिए थी, मेरे को चाहिए थी इनइक्वालिटी। सबसे पहली बात y की वैल्यू 0 या 0 से कैसी है? बड़ी। इसका मतलब इधर x एक्सिस के ऊपर वाला पार्ट या नीचे वाला पार्ट? नीचे जाओगे तो y तो नेगेटिव हो जाएगा, तो इसका मतलब आपको रहना हमेशा x एक्सिस के ऊपर है। अब इसके अंदर रहना है, यहां वाले पार्ट में रहना है, कहां रहना है? लेट्स सी y लेस देन इक्वल टू एक्स स्क्वायर। तो आप कोई भी नाइस पॉइंट कंसीडर कर लो जो इस कर्व पे लाई नहीं करता, दैट इज 0,1। ध्यान से x0 y1 इस इनइक्वालिटी में पुट कर लो, x को 0 y को 1। इज 1 लेस देन इक्वल टू 0? नहीं। तो ये पॉइंट जो है इस इनइक्वालिटी को सेटिस्फाई नहीं करा, तो इट मींस यहां वाले सारे पॉइंट्स भी इस कंडीशन को सेटिस्फाई नहीं करने वाले। तो कौन सा रीजन आया? ये वाला पार्ट। पैराबोला का इंटीरियर रीजन आएगा ही नहीं। इज दैट क्लियर? अब चलते हैं इससे आगे, अगले पार्ट पे आ जाओ। फिर से इनइक्वालिटी, इसके कॉरेस्पॉन्डिंग इक्वेशन कंसीडर करो, y इक्वल टू एक्स प्लस 2। एंड ऑफ कोर्स लाइन बनाने के लिए आपको चाहिए 2 पॉइंट्स। 2 पॉइंट्स नाइस कंसीडर कर लो, कौन से कौन से? x को 0 रखा तो y, और y को 0 रखा तो x -2। तो x0 y2, x0 y2 ये पॉइंट मिल गया, और x -2 ये पॉइंट आ गया, -2, 0। तो लाइन विल पास थ्रू दीज 2 पॉइंट्स, और क्योंकि इक्वालिटी है तो लाइन बनेगी डार्क, ये बन गई जी आपके पास लाइन। दिस इज y इक्वल्स टू एक्स प्लस 2। अब आपको चेक करना है
कॉमन पार्ट कौन सा है? इनइक्वालिटी के कॉरेस्पॉन्डिंग। ऑफ कोर्स वाई यहां भी ग्रेटर देन इक्वल टू 0 है, एक्स एक्सिस के ऊपर ही रहना है। इनइक्वालिटी के कॉरेस्पॉन्डिंग रीजन कैसे चेक करें? वाई लेस देन इक्वल टू एक्स प्लस 2। अगेन कंसिडर अ नाइस पॉइंट विच इज नॉट लाइंग ऑन दिस लाइन। 0,0 पुट कर दो, एक्स को 0 वाई को 0। इज 0 लेस देन इक्वल टू 2? तो आपको लाइन के नीचे वाला पार्ट ही चाहिए, ये वाला पार्ट। और ऑफ कोर्स पैराबोला के तो रहना ही बाहर है, तो लाइन के नीचे वाला पार्ट, ये वाला पार्ट है ही नहीं। क्लियर? अब फाइनली आगे बढ़ो। कहता x -1 से बड़ा 3 से छोटा, तो x इक्वल टू -1 एंड x इक्वल टू 3, ये दो लाइंस ड्रॉ करनी है। एंड ऑफ कोर्स ये दोनों लाइंस कैसी बनेगी बता दो? पैरेलल टू, यहां भी काफी स्टूडेंट गड़बड़ करते हैं। पैरेलल टू y एक्सिस, ऐसी वर्टिकल लाइंस बनेंगी, बट कहां से पास करेंगी? आप एक काम करो, ये जो लाइन है और पैराबोला आपस में इंटरसेक्ट कर रहे हैं, पॉइंट्स ऑफ इंटरसेक्शन निकाल लो। कौन से वाला? पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन कैसे आते हैं? सॉल्विंग दीज टू इक्वेशंस साइमल्टेनियसली। y इक्वल टू एक्स स्क्वायर था और दूसरी लाइन क्या थी? y इक्वल्स टू एक्स प्लस 2। तो y की वैल्यू पुट कर दो, एक्स स्क्वायर माइनस एक्स माइनस 2 इक्वल टू 0। क्वाड्रेटिक इन टर्म्स ऑफ x बन गई, x की दो वैल्यूज आ जाएंगी। कौन सी -1 कॉमा, तो अगर x -1 है तो एक तो यही पॉइंट आ जाएगा आपके पास, तो y की वैल्यू 1, -1 कॉमा 1 और x इक्वल टू -1, तो यही वाली वर्टिकल लाइन के बारे में बात हो रही थी। और दूसरा पॉइंट कौन सा है बताओ? 2,4 और दूसरी चाहिए x इक्वल टू 3, तो ये है x इक्वल टू 2 और x इक्वल टू 3 यहां मिलेगा, तो ये बन जाएगी आपके पास वर्टिकल लाइन। तो कुल मिला के आपको कौन सा एरिया फाइंड करना था? x इक्वल टू -1 एंड x इक्वल टू 3 के बीच वाला पार्ट, और बीच वाला भी कौन सा? यहां वाला पार्ट। ये आया, एक तो पैराबोला के नीचे रहना था इस लाइन के इधर, और दूसरा आया ये वाला पार्ट। क्लियर? तो ये बड़े ध्यान से अटेम्प्ट करने वाला क्वेश्चन था। अब एरिया फाइंड कैसे करेंगे? फिर से वर्टिकल स्ट्रिप कंसीडर करी यहां पे। अब सुनो ध्यान से, वर्टिकल स्ट्रिप वेरी कराओ। क्लियरली नजर आ रहा है अपर एंड हमेशा किसको टच करेगा? पैराबोला को। तो ये पार्ट की इंटीग्रेशन तो सीधी सीधी हो जाएगी, दैट इज I1 प्लस, फिर यहां पे वर्टिकल स्ट्रिप कंसीडर करो। यहां वर्टिकल स्ट्रिप जैसे ही आप वेरी करोगे, x इक्वल टू 0 से वेरी करते जाओ करते जाओ करते जाओ, अपर एंड किसको टच कर रहा है? पैराबोला को। कहां तक? x इक्वल टू 2 तक। जैसे आप आगे बढ़े, अब अपर एंड किसको टच करेगा? लाइन को। तो इट मींस ये टोटल एरिया निकलेगा विद द हेल्प ऑफ 3 इंटेग्रल्स। क्लियर? -1, हाँ -1 से 2 कंसीडर कर लो, बिल्कुल ठीक बात है, कोई दिक्कत नहीं है। क्लियर? हाँ जी, हाँ आप यहां स्टैंडर्ड रिजल्ट कोई लगा ही नहीं सकते, ट्रेपीजियम वाला एरिया नहीं निकाल सकते आप। क्लियर? हाँ जी प्लीज। नेक्स्ट इज क्वेश्चन नंबर 12। इन 12 कहता है A, B and C throw a pair of dice in that order alternately till one of them gets a total of 9 and wins the game. Find their respective probabilities of winning if A starts first. तो A ने अगर स्टार्ट करी तो सबसे पहले इवेंट्स डिफाइन कर देते हैं। इवेंट A डिफाइन कर दिया, A wins the game। इवेंट B डिफाइन कर दिया, B wins the game। C डिफाइन कर दिया, C wins the game। क्लियर? तो आपको प्रोबेबिलिटी ऑफ A, प्रोबेबिलिटी ऑफ B, प्रोबेबिलिटी ऑफ C फाइंड करनी है। क्लियर?
अब कैसे फाइंड करेंगे? सबसे पहले मैं एक पार्ट में बता देता हूं, बाकी पार्ट्स आप ऑन द सेम लाइंस इवैल्यूएट कर सकते हो। प्रोबेबिलिटी ऑफ ए कैसे कैसे जीत सकता है? ए अपने फर्स्ट थ्रो में जीत सकता है, कैन विन इन फर्स्ट थ्रो, इन हिज फर्स्ट थ्रो, और इन हिज सेकेंड थ्रो, और इन हिज थर्ड थ्रो, एंड सो ऑन। क्लियर? हाँ जी। हाँ जी, तो अब बताओ, अगर फर्स्ट थ्रो में जीतेगा तो गेम स्टार्ट किससे हुई थी? ए से। तो ए ने पहला ही थ्रो पेयर ऑफ डाइस थ्रो करा, उसके बाद सम ऑफ 9 बन गया और वो गेम जीत गया, और गेम वहीं खत्म हो जाएगी। इज दैट क्लियर? और क्या पॉसिबिलिटी हो सकती है? जरूरी थोड़ी है वो इतना लकी हो के पहले थ्रो में ही जीत जाए। क्लियर? ऐसा भी हो सकता है पहला थ्रो ए ने करा और सम ऑफ 9 नहीं बना, इसका मतलब इवेंट ए अकर, तो कौन अकर हुआ? ए कॉम्प्लीमेंट। जब ए जीता ही नहीं तो गेम आगे चलेगी, फिर किसकी टर्न आई? बी की, और बी को तो मेरे को जिताना ही नहीं, बी कॉम्प्लीमेंट। फिर नेक्स्ट किसकी टर्न आई? सी की। इंटरसेक्शन इसलिए डाल रहा हूं, ये गेम कॉन्टिन्यूएशन में चल रही है, खत्म नहीं हुआ अभी पार्ट। हाँ जी, फिर सी को भी नहीं जिताना, फिर नेक्स्ट किसकी टर्न आई? ए को जिता दिया सेकंड थ्रो पे, और जैसे ही ये जीत गया तो गेम खत्म। और पॉसिबिलिटी लास्ट एक केस और लिख दो, ए पहले थ्रो में नहीं जीता, बी भी नहीं जीता, सी भी नहीं जीता, नेक्स्ट फिर ए कॉम्प्लीमेंट, फिर बी कॉम्प्लीमेंट, फिर सी कॉम्प्लीमेंट, फिर एंड ये प्रोसेस चलता जाएगा। इज इट क्लियर? अब आप मेरे को एक बात बताओ, इन सब की प्रोबेबिलिटीज कैसे फाइंड करूं? बीच में और है, क्या करूं? यूनियन ऐड कर दे, ऐसा क्यों? बिकॉज दीज आउटकम्स आर म्यूचुअली एक्सक्लूसिव, इनमें कुछ कॉमन है ही नहीं। दैट्स वाई आई कैन राइट, अगले स्टेप में आप लिखोगे प्रोबेबिलिटी ऑफ दिस, यहां पे स्टेप्स बचा देते हैं, प्रोबेबिलिटी ऑफ दिस प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ दिस प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ दिस एंड सो ऑन। ये प्रोसेस चलता ही जाएगा, चलता ही जाएगा, एंड सो ऑन। अब प्रोबेबिलिटी ऑफ ए बताओ, ए के जीतने की प्रोबेबिलिटी, इवेंट अकर होने की प्रोबेबिलिटी। ए तब जीतेगा जब सम 9 आएगा। सम 9 कैसे कैसे आ सकता है बताओ? सीधा 4 5 पे? यार रैंडमली मत चला करो। 1 1 के साथ नहीं, 2 के साथ भी नहीं, 3 3 6, देन 4 5, देन 6 3। तो कितनी पॉसिबल है? फेवरेबल 4 है, टोटल पॉसिबल 36, 4 by 36, दैट इज सिमिलरली प्रोबेबिलिटी ऑफ बी, सम 9 आने भी जीतेगा ना। ओए मोबाइल फोन स्विच ऑफ यार, मैं अपने पास नहीं रखता, देख। हाँ जी, 1 by प्रोबेबिलिटी ऑफ सी 1 by 9। क्लियर? तो प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इज 1 by 9। अब यहां इंटरसेक्शन की प्रोबेबिलिटी कैसे फाइंड करोगे बताओ? मल्टीप्लीकेशन रूल, या तो मल्टीप्लीकेशन रूल लगाऊं या मैं चेक कर लूं इवेंट्स इंडिपेंडेंट है या नहीं। आर दीज इवेंट्स इंडिपेंडेंट? कैसे पता चला? अब आप मेरे को एक बात बताओ, इंडिपेंडेंट कैसे चेक करते हैं? इफ अकरेंस ऑफ 1 हैज नो इफेक्ट ऑन द प्रोबेबिलिटी ऑफ अकरेंस ऑफ सेकेंड। अब ए ने पेयर ऑफ डाई थ्रो करा, उसके बाद जो भी नंबर आया उसका इफेक्ट अगले की प्रोबेबिलिटी पे पड़ेगा? नहीं पड़ने वाला। तो दीज इवेंट्स आर इंडिपेंडेंट। तो सीधा आप इन सबको क्या कर दो? मल्टीप्लाई। तो स्टेप आएगा वैसे, प्रोबेबिलिटी ऑफ ए कॉम्प्लीमेंट इंटू प्रोबेबिलिटी ऑफ बी कॉम्प्लीमेंट इंटू प्रोबेबिलिटी ऑफ एंड सो ऑन। अब बताओ जी, प्रोबेबिलिटी ऑफ ए कॉम्प्लीमेंट 8 by 9 इंटू प्रोबेबिलिटी ऑफ बी कॉम्प्लीमेंट 8 by 9 इंटू प्रोबेबिलिटी ऑफ सी कॉम्प्लीमेंट इंटू प्रोबेबिलिटी ऑफ ए 1 by 9 एंड सो ऑन। ये चलता ही जाएगा और ये क्लियरली नजर आ जाएगा। ये क्या बन जाएगी? एक इनफाइनाइट जीपी। इनफाइनाइट जीपी का सम का फॉर्मूला a upon where a is first term of the GP and r is, put कर दो values, you will get the final probability।
वो वेरीफाई करके दोबारा बता दूंगा। क्लियर? यही बोलना था, वो मैं चेक करके डाल दूंगा दोबारा से। क्लियर? हाँ जी, अब बात तो सही है, मैंने भी नहीं ध्यान दिया है ना, चेक करके बता दूंगा दोबारा से। हाँ जी, नेक्स्ट 13th क्वेश्चन है, कहता सॉल्व द डिफरेंशियल इक्वेशन। अगेन आप ब्रैकेट्स ओपन करके dy बाई dx जैसे ही लिखोगे ये क्लियरली नजर आ जाएगा, क्या बन जाती है आपके पास, होमोजेनियस डिफरेंशियल इक्वेशन। तो उसको सॉल्व करने का मेथड है पुट y बाई एक्स इक्वल टू v, और वो इंटीग्रेशन भी इजीली सॉल्व होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 14 इज, कहते टू बर्ड्स आर सिटिंग इन नेस्ट ऑन अ ट्री 4 meters above the ground. A hunter observes the bird and starts moving on tiptoes towards the tree. वैसे tiptoes कैसे जाएगा इतनी दूर तक? So, हाँ जी, one of the bird notices the hunter and flies off the tree. Seeing the bird flying, the hunter fires on the bird, considering the ground as XY plane. The tree to be along Z-axis, with its base at origin. The coordinates of the point where the bullet hits the bird वो given है P point, and the point from where the bullet was fired as वो दिया हुआ है Q point. Then you have to answer the following questions. If the location of nest is considered to be at point R, then find the equation of the plane containing points P, Q and R. मेरे ख्याल में डायग्राम बनाने की कोई जरूरत नहीं थी, सीधा सीधा आपको इक्वेशन ऑफ प्लेन फाइंड करनी है कंटेनिंग 3 पॉइंट्स। कौन से 3 पॉइंट्स? वन इज पॉइंट P, P के कोऑर्डिनेट्स है -3, 2, 4, एंड अनदर पॉइंट Q पॉइंट दैट इज 3, -5, एंड एक और पॉइंट है दैट इज R पॉइंट। R पॉइंट कौन सा था? जहां पे नेस्ट है, नेस्ट मतलब ट्री पे, और ट्री कहां पे कंसीडर करा हुआ है? अलोंग जेड एक्सिस। तो ओरिजिन बेस उसका ओरिजिन दिया हुआ है, तो ओरिजिन से 4 यूनिट अब बताओ कोऑर्डिनेट्स 0, 0, 4। तो इन 3 पॉइंट से पास करता हुआ प्लेन आप इजीली लिख सकते हो। मेथड क्या था? प्लेन की इक्वेशन लिखने के लिए आपको क्या चाहिए? क्या चाहिए? पॉइंट ऑन द प्लेन, एक छोड़ो 3 पता है, नाइस पॉइंट, 2 जीरोस हैं ऑलरेडी। और क्या चाहिए? प्लेन के नॉर्मल, इसके डायरेक्शन रेशियोज। लेट द डायरेक्शन रेशियोज बी ए रेशियो बी रेशियो सी। अब आप ए बी सी कैसे फाइंड करोगे बताओ? हाँ, 3 पॉइंट फॉर्मूला कौन सा ऐसा? डिटर्मिनेंट वाला कर सकते हो, कर सकते हो। लिसन, बहुत सारे वेज हैं, प्लीज। आप में से काफी स्टूडेंट क्या करते हैं, कहते हैं सर 2 वेक्टर्स लिख लो, पी क्यू वेक्टर एंड पी आर वेक्टर। जैसे ही आप इनका क्रॉस प्रोडक्ट निकालोगे यू विल गेट 1 वेक्टर परपेंडिकुलर टू दी प्लेन। नॉर्मल वेक्टर आपको जैसे ही मिल गया, एक वेक्टर प्लेन पे लाई कर रहा है, क्लियर? तो आप कंडीशन लगा दो, जो प्लेन पे वेक्टर है और जो प्लेन के नॉर्मल है दोनों में एंगल, और 2 वेक्टर्स में एंगल 90, तो कंडीशन डॉट प्रोडक्ट 0। जैसे ही लगाओगे यू विल गेट इक्वेशन ऑफ प्लेन। इज इट क्लियर? इक्वेशन ऑफ प्लेन वो जो आप लिखते हो वेक्टर्स फॉर्म में, दैट इज r माइनस a डॉट n इक्वल्स टू 0। हाँ जी, इक्वेशन ऑफ प्लेन आ गई। सेकंड पार्ट है फाइंड द डिस्टेंस बिटवीन द प्लेन फाउंड इन अबव क्वेश्चन एंड द फुट ऑफ द ट्री। फुट ऑफ द ट्री इज एट origin 0, 0, 0। तो पॉइंट पता है, प्लेन की इक्वेशन पता है, यू कैन इजीली फाइंड द डिस्टेंस ऑफ द पॉइंट फ्रॉम द प्लेन। एंड दिस कंप्लीट्स डिस्कशन ऑफ प्री बोर्ड 5। हाँ जी।